हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ड्रिलर में। ये एक ऐसी अनोखी चोरी की कहानी है जो सर्बिया के अलग अलग शहरों में अंजाम दी गई और आगे चलकर जापान के शहर टोक्यो तक पहुंच गई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस चोरी को अंजाम देने वाले गैंग में सभी फौजी थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी खुद सर्बियन गवर्नमेंट। कहानी की शुरुआत सर्बिया के शहर बेलग्रेड से होती है, जहां 6 सोल्जर्स एक साथ बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। ये सभी ट्रेंड सोल्जर थे जिनके पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही पैसे, और उन्हीं की तरह ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके थे क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लंबे अरसे से उन्हें सैलरी नहीं दी थी। इसी के बाद एक ऐसी चोरी की कहानी दुनिया के सामने आई जिसने सर्बिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी दिसंबर 1995 में बेलग्रेड सर्बिया से शुरू होती है, जब सर्बिया और बोस्निया का वॉर ख़त्म हो चुका था। जो 6 फौजी साथ में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे वो सर्बिया के 63rd पैराशूट ब्रिगेड के एक्स सोल्जर थे, और ये वो यूनिट थी जो सर्बिया के लिए अंडर कवर काम करती थी। इन सोल्जर्स में एक था मिलान योवानोविक, और ये बोस्निया में वॉर के दौरान बंकर को महज 90 सेकंड्स में ही उड़ा देता था, वो भी चोरी किए हुए बॉम्ब से। मिलिट्री से जॉब जाने के बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने लगा, जहाँ उसे $1.5 हर घंटे के मिलते थे। इस टेबल पर जो दूसरी औरत बैठी थी उसका नाम ओलिवेरिया चर्कोविक था, मगर वो कोई सोल्जर नहीं थी। ओलिवेरिया 1991 में सर्बिया के बास्केटबॉल चैंपियन रह चुकी थी, और इसका भी चोरियों में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला था। वॉर के दौरान वो दुश्मनों के चेक पॉइंट से छुपाकर दवाएं स्मगल करती थी, और वो एक होटल में क्लीनर का काम कर रही थी। टेबल पर बैठे तीसरे शख्स का नाम था ड्रैगन मिकिच, जो अपनी जेब से एक टिश्यू पेपर निकालता है और उस पर एक मैप बनाने लगता है। ये मैप बेलग्रेड से वियना के बीच का था, जिसकी दूरी लगभग 550 किलोमीटर थी, और जिसे पार करने के लिए उन्हें 6 बॉर्डर्स और 4 पुलिस जोन से होकर गुजरना पड़ता। ड्रैगन इस पूरे रास्ते को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि इस रूट पर वो 40 बार से भी ज़्यादा हथियार स्मगल कर चुका था। वियना का रूट मैप बनाने की वजह यह थी कि यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ 200 मीटर के अंदर ही लगभग 17 ज्वेलरी स्टोर थे। इन सभी ज्वेलरी स्टोर्स में लगभग 400 मिलियन यूरोस की ज्वेलरी थी, और यहाँ पुलिस रिस्पांस टाइम भी महज 4 मिनट का ही था, जिसका मतलब था कि अलार्म बजने के महज 4 मिनट के अंदर ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती। बहरहाल टिश्यू पेपर पर मैप बनाने के बाद ड्रैगन एक नंबर बताता है, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। इस वॉर में लड़ने वाले ज़्यादातर सोल्जर्स ने पिछले 4 साल में $4000 ही कमाए थे, और वहीं हर स्टोर में लगभग 4 लाख यूरोस की ज्वेलरी रखी थी जो वो लूटने वाले थे। महज एक ज्वेलरी स्टोर लूटने से ही वो इतने पैसे कमा लेते जितने उन्हें आर्मी में 100 साल काम करने के बाद मिलते। यही वो मैथ्स है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, और कई चोरियां पूरे साइबेरिया में अंजाम दी गई। 3 फरवरी 1999 को योवानोविक एक ज्वेलरी शॉप की पिछली दीवार में होल कर रहा था, और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। दीवार में होल करने के बाद वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ, जहां उसने एक सेफ खाली किया और $47,000 की ज्वेलरी लेकर वहां से फरार हो गया। ये काम उसने इतनी सफाई से किया कि कोई सबूत किसी के हाथ नहीं लगा, और रात के अंधेरे में खामोशी से एक ज्वेलरी स्टोर लूट लिया गया। मार्च 2000 में ड्रैगन 2 एक्स कमांडोज को लेता है और एक डायमंड डीलर की शॉप में घुस जाता है। यहाँ उसने आंसू गैस छोड़ी, और उसी के धुएं में वो स्टोर से कीमती डायमंड्स चुरा ले गए, जिनकी कीमत 2.5 लाख यूरोस के करीब थी। दिसंबर 2001 आते आते उनकी टीम में लगभग 37 सोल्जर्स शामिल हो चुके थे, जो सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो से थे। उनकी टीम में शामिल होने के लिए हर किसी को एक टेस्ट पास करना पड़ता था, जिसमें उन्हें कम से कम 10,000 यूरोस का सामान चुराना होता, वो भी बिना किसी हथियार और बिना कोई सबूत पीछे छोड़े। जो ये टेस्ट पास कर लेता उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाता, और टीम में शामिल होने वाले हर शख्स को 3 रूल्स फॉलो करने पड़ते। ये रूल्स एक ओथ की तरह थे, जिसमें पहला रूल ये था कि वो किसी भी कीमत पर पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें कितना भी टॉर्चर किया जाए। दूसरा रूल ये था कि वो अपने घायल साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे, और तीसरा रूल था कि वो अपने साथियों से कभी कुछ नहीं चुराएंगे। इनमें से किसी भी रूल को ब्रेक करने की एक ही सज़ा थी, और वो थी मौत, और वो डायरेक्ट किसी को मौत नहीं देते थे। पहले वो धोखा देने वाले की रेपुटेशन ख़राब करते, और फिर उसकी फैमिली और उसे मार देते। अब तक वो रूल्स ना मानने वाले कई लोगों को मार भी चुके थे, और मई 2003 आते आते वो कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में लग जाते हैं। इस बार उनके निशाने पर लंदन की लग्जरी शॉप ग्राफ्स डायमंड थी, मगर चोरी से महज 20 मिनट पहले उनका पूरा खेल खराब हो गया। बेस बदलने के लिए उन्होंने जिस आर्टिस्ट को हायर किया था उसका नाम था बॉडगन मैरिज, जो बेलग्रेड थिएटर में परफॉर्म करता था। बॉडगन जब इस गैंग के पास पहुंचा तब उसने एक चोर को पहचान लिया जो उसी का ही कजिन था, और ये देखते ही वो कहता है कि वो पुलिस को कॉल करने जा रहा है।
ये देख वो बॉडगन को 1 लाख पाउंड ऑफर करते हैं, मगर वो इसके लिए मना कर देता है और तब आखिरकार वो उसकी कनपटी पर बंदूक रख देते हैं। कनपटी पर बंदूक देख बॉडगन जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि वो इन सब चीज़ों से नहीं डरता, और तब वो बॉडगन को एक ऐसी धमकी देते हैं जिसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने बॉडगन से कहा कि वो उसकी उन फोटोज़ को पब्लिक कर देंगे जिसमें वो एक मेल एक्टर के साथ रोमांस करते दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और उसकी शादी टूट जाएगी। अब बॉडगन के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, और तब वो लेटेक्स नोज एक्सटेंशंस और सिलिकॉन चीक इम्प्लांट्स लगाकर उन सभी के चेहरे बदलना शुरू करता है। वो उनके चेहरे के हुलिये को इस तरह बदल रहा था जिससे फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी उन्हें ना पहचान पाए। इसके बाद 2 लोग भेस बदले चेहरों के साथ ग्राफ्स डायमंड के स्टोर में घुसते हैं और उनके हाथों में पिस्टल्स थी। वहाँ घुसते ही उन दोनों ने सभी से कहा कि वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलें और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। महज 4 मिनट के अंदर ही उन्होंने 47 ज्वेलरी पीसेस उठाए जिनकी कीमत 23 मिलियन पाउंड थी, और ये सभी वो पीसेस थे जिनके बारे में वो पहले से ही जानते थे। ये सभी पीसेस उन्होंने एक लिस्ट की बिना पर उठाए थे जो उन्हें एक औरत से मिली थी। ये वही बास्केटबॉल प्लेयर थी जो क्लीनिंग का काम करती थी, और क्लीनिंग के दौरान 6 हफ्तों तक वो स्टोर की ज्वेलरी पर नज़र रखती रही कि कहाँ क्या रखा है। उसी ने दोनों चोरों को बताया कि किस शोकेस में सबसे कीमती ज्वेलरी रखी है, जिसमें एक ब्लू डायमंड की अंगूठी ही 5 लाख पाउंड की थी। उन्होंने एक पिग डायमंड नेकलेस भी उठाया जिसकी कीमत 3.5 मिलियन पाउंड थी, मगर 4 हफ्तों बाद योवानोविक पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस को उसके पास से ब्लू डायमंड रिंग मिल गई जिसे उसने फेस क्रीम की डिब्बी में छुपाया था। अब अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टर इस गैंग पर अलग अलग थ्योरीज बनाने लगे, और तब एक न्यूज़ रिपोर्टर देखता है कि जिस तरह से ग्राफ डायमंड में चोरी की गई, बिल्कुल उसी तरह का सीन पिंक पैंथर फिल्म में भी दिखाया गया है। खैर, अब ये गैंग पिंक पैंथर के नाम से ही फेमस हो गया, मगर इस शोहरत ने उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। अगले 6 महीनों में 43 अलग अलग गैंग्स ने पूरे यूरोप में चोरियां की, और उन सब का यही कहना था कि वो पिंक पैंथर हैं, और सभी चोरियों का इल्ज़ाम एक ही गैंग पर आ जाता जिसने ग्राफ स्टोर में चोरी की थी। उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही थी कि अब उन पर उन चोरियों के चार्ज लग रहे थे जो उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि सभी गैंग्स पिंक पैंथर नाम का इस्तेमाल करके छुपे हुए थे। मार्च 2004 में ये गैंग टोक्यो को अपना निशाना बनाता है, जहाँ 4 सर्बियन आदमी सूट पहने एक डायमंड स्टोर में दाखिल होते हैं। वो चारों दोपहर 2:15 पर स्टोर में दाखिल हुए, और तभी वहाँ खड़ी एक कस्टमर का ध्यान उनके जूतों पर गया। वो देखती है कि इन चारों ने मिलिट्री बूट्स पहने हुए थे, और ये बहुत अजीब था क्योंकि इतने महंगे सूट के नीचे मिलिट्री बूट्स कोई नहीं पहनता। महज कुछ सेकंड्स के अंदर ही इन चोरों में से एक अपने कोट से एक गैस ग्रेनेड निकालता है और स्टोर में फेंक देता है। महज 5 सेकंड के अंदर ही पूरा स्टोर धुएं से भर गया और स्टाफ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उन चोरों ने अपने गैस मास्क पहले ही निकाल कर पहन लिए थे, और फिर उनके सामने $2 मिलियन की रोलेक्स घड़ियां, $3 मिलियन का सोना और $5 मिलियन के डायमंड्स रखे थे, मगर उन्होंने इसमें से कुछ भी नहीं उठाया। उनके निशाने पर सबसे बेशकीमती चीज़ थी, और वो था एक मुकुट जो 1934 में वहाँ के बादशाह हिरोहितो का था। इस मुकुट में 47 कैरेट का एक पिंक हीरा लगा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नागासाकी के एटॉमिक हमले में बच गया था, और इसकी कीमत थी $35 मिलियन। ये मुकुट स्टोर के बैंक वॉल्ट में रखा हुआ था, और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें स्टोर के एक एम्प्लॉय से मिली थी, जिसे उन्होंने वॉल्ट कोड के लिए $50,000 दिए थे। अगस्त 2005 में वो फ्रांस की तरफ निकल गए, और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि रोड्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना कि इसमें एम्बुलेंस भी निकल नहीं पा रही थी। वो यही चाहते थे क्योंकि इस लोकेशन को वो पहले भी कई बार स्टॉप वॉचेस और वीडियो रिकॉर्डिंग से स्टडी कर चुके थे। वो जानते थे कि 2:15 से 2:30 बजे के बीच पब्लिक ट्रैफिक अपने पीक पर होता है, जिसमें 400 लोग हर मिनट रोड्स पर इधर से उधर जाते हैं, और इसीलिए पुलिस को भी वहाँ पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये सारी प्लानिंग और कैलकुलेशन इसलिए किया गया ताकि इस एरिया में वो एक ज्वेलरी शॉप को लूट सकें, मगर वो ये नहीं जानते थे कि 8 साल की लड़की उसी शॉप के बाहर खड़ी होगी जिसे वो लूटने वाले हैं। खैर, ये बच्ची स्टोर के बाहर अपनी माँ के साथ खड़ी थी, और तभी अचानक कांच के टुकड़े उसके चेहरे और सर पर लगे, जिसकी वजह से उसके सर में फ्रैक्चर हो गया। इस चोरी में गैंग ने 120 घड़ियाँ चुराई जिनकी कीमत 2.8 मिलियन यूरोस थी, और ये चोरी उन्होंने महज 90 सेकंड में अंजाम दी। चोरी करने के बाद वो सीधे मरियाना की तरफ भागे, जहाँ एक स्पीड बोट उनका इंतजार कर रही थी, और वो सभी उसमें बैठकर फरार हो गए। जब तक पुलिस वहाँ पहुंची वो सभी बहुत दूर निकल चुके थे, और फिर कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे। दिसंबर 2005 आते आते गैंग जिनेवा पहुंच चुका था, जहाँ ठंड और कोहरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी।
उन्होंने इस वक्त खास करके जिनेवा को चुना था क्योंकि लो विजिबिलिटी की वजह से पुलिस पेट्रोलिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं। जहां किसी भी वारदात के होने पर पुलिस को पहुंचने में 2 मिनट लगते थे, वहीं अब कोहरे की वजह से उन्हें पहुंचने में 6 मिनट लग रहे थे। 4 गैंग मेंबर्स आधी रात को बाइक्स पर सवार होते हैं और एक विंटेज वॉच कलेक्शन गैलरी पर हमला कर देते हैं। यहाँ से उन्होंने 15 पतेक फिलिप की घड़ियाँ चुराई जिनकी कीमत $1.8 मिलियन थी। भागने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो एक जंगल से होकर गुजरता था, जहाँ उनकी बाइक्स तो घुस सकती थी मगर पुलिस की गाड़ियाँ इस जंगल में नहीं जा पाती। महज 11 मिनट के अंदर ही वो ये जंगल पार करके बॉर्डर क्रॉस कर गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। सन 2008 तक वो 237 चोरियों को अंजाम दे चुके थे, जिसमें उन्होंने $390 मिलियन का कीमती सामान चुरा लिया। इंटरपोल को भी अब तक ये पता नहीं था कि इस गैंग में कितने मेंबर हैं, मगर उनके अंदाजे के मुताबिक 200 से 500 मेंबर इस गैंग में थे। ये पूरा गैंग 4 से 6 लोगों के ग्रुप में काम करता था और हैरत की बात यह थी कि इसके मेंबर अपने ग्रुप के लोगों के अलावा और किसी को भी नहीं जानते थे। इसका ये फ़ायदा था कि अगर एक ग्रुप गिरफ्तार भी हो जाता तो उसके पास बाकी ग्रुप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये बिल्कुल वही तरीका था जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वॉर के दौरान इस्तेमाल करती हैं। हालांकि उनकी हर चोरी अब तक कामयाब हुई थी, मगर इसका ये नुकसान हुआ कि गैंग के नए मेंबर ओवर कॉन्फिडेंट और लापरवाह होने लगे। मार्च 2010 में एक गैंग मेंबर चोरी के दौरान अपनी लोडेड पिस्टल एक ज्वेलरी स्टोर में भूल गया और वहां से चला गया। जून 2010 में एक ग्रुप चोरी के दौरान एक बैग ज्वेलरी स्टोर में भूल जाता है जिसमें उनके असली पासपोर्ट रखे थे, और 2011 में गैंग के एक चोर ने अपना मास्क निकाल दिया और उसका चेहरा सिक्योरिटी कैमराज में आ गया। ये देख गैंग के फाउंडर ड्रैगन मिकिच ने इन सभी को सबक सिखाने का फैसला किया, और फिर एक दिन 2 गैंग मेंबर्स की लाश मिली क्योंकि उन्होंने पुलिस से बात की थी। इन सब के बावजूद भी ये गैंग एक लापरवाह गैंग बनता जा रहा था जो अलग अलग हिस्सों में बटा था और अपने हिसाब से काम करने लगा। अब आता है मई 2012, जब 2 गैंग मेंबर्स एथेंस में कार्टेज शोरूम के बाहर खड़े अंदर देख रहे थे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और उन दोनों ने विग्स पहन रखी थी, और तभी पास खड़े एक पुलिस ऑफिसर की नज़र उन पर पड़ गई। पुलिस को उन पर शक इसलिए हुआ क्योंकि विग्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भेस बदला हुआ है, और पुलिस ऑफिसर ये भी जानता था कि पिंक पैंथर गैंग अपने 2 मेंबर्स को लोकेशन की रेकी करने ज़रूर भेजता है। एक मेंबर हमेशा एग्जिट गेट पर नज़र रखता है और दूसरा कैमरास पर, और तभी ये पुलिस ऑफिसर दोनों गैंग मेंबर्स की तरफ दौड़ा। ऑफिसर को अपनी तरफ बढ़ता देख वो दोनों भी भागे और लगभग 800 मीटर दौड़ने के बाद वो एक गली में जाकर छुप गए। पुलिस ऑफिसर उन्हें ढूंढते हुए जैसे ही गली में पहुंचा, इन दोनों में से एक ने उस पर गोली चला दी जो उसके कंधे में जा लगी। ये वो गलती थी जो इस गैंग ने इससे पहले कभी नहीं की थी, और चूंकि उन्होंने पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई थी जिसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती चली गईं। बहरहाल इन दोनों में से एक मेंबर पुलिस के हाथ लग गया, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया, और यहीं से पैंथर गैंग के खिलाफ पहला सुराग पुलिस के हाथ लग गया। इसके बाद जो होने वाला था उसने पूरी ग्रीस की जेल अथॉरिटी को शर्मसार कर दिया और लोग अब उनका मजाक उड़ाने लगे। 12 जुलाई 2012 की रात 2 बजे एक आदमी उसी जेल के गेट पर पहुंचता है जहां पैंथर गैंग के मेंबर को रखा गया था। वो गार्ड से कहता है कि वो यहाँ आर्ट सप्लाईज डिलीवर करने आया है, और साथ ही साथ उसने गार्ड को 50,000 यूरोस की रिश्वत भी दी ताकि वो उसे अंदर जाने दे। अंदर पहुंचते उसने 2 गार्ड्स को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और गार्ड का एक यूनिफॉर्म सेल में बंद गैंग मेंबर को पकड़ा दिया। कुछ ही देर बाद एक गैंग मेंबर गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर जेल के मेन गेट से बाहर निकला और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इस जेल ब्रेक से उनकी इतनी बदनामी हुई कि ग्रीक पुलिस के चीफ को रिजाइन करना पड़ा, और ये गैंग मेंबर अगले 2.5 साल तक किसी के पकड़ में नहीं आया। वो 7 अलग अलग नकली पासपोर्ट से अलग अलग देश भागता रहा, जहां उसने स्पेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अलग अलग लग्जरी स्टोर्स लूटे। 2.5 साल बाद जब वो दोबारा पुलिस के हाथ लगा, उस वक्त उसके पास 3 लाख यूरोस के डायमंड थे जो उसने अपनी जैकेट में छुपा रखे थे। अब तक स्विट्जरलैंड पुलिस के हाथ पैंथर गैंग के 2 मेंबर्स लग चुके थे और वो दोनों को ऑर्बे नाम की जेल में डाल देते हैं। इस बार पैंथर गैंग ने दोनों को छुड़ाने के लिए सारी हदें पार कर दी और वो सीधे एक ट्रक लेकर इस जेल में घुस गए। ये ट्रक सीधे मेन गेट तोड़ते हुए जेल के अंदर घुसा, जिसमें से 6 लोग बाहर निकले और AK-47 से गार्ड्स पर धड़ाधड़ फायरिंग करने लगे। ये फायरिंग उनकी दूसरी टीम को कवर देने के लिए की जा रही थी, और इसी फायरिंग के बीच दोनों कैदी मेंबर्स मिलान और एड्रियन सीढ़ी से फेंस पर चढ़े और जेल से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने जब अपनी छानबीन शुरू की, तब उन्हें वो बुलेट्स मिली जो पैंथर गैंग की पिछली चोरियों में इस्तेमाल हुई थी।
इस जेल की दीवारों को तोड़ना और कैदियों को भगाना पैंथर गैंग के लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो खुद ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे। धीरे धीरे जेल एस्केप्स इतनी मशहूर होने लगी कि इस पर 2 हॉलीवुड फिल्में बनी और नेटफ्लिक्स पर भी दिखाई गई। ये चोरियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और तब इंटरपोल एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑपरेशन शुरू करती है, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन पिंक पैंथर रखा। इस ऑपरेशन में 23 कंट्रीज से 200 डिटेक्टिव शामिल हुए और इस ऑपरेशन का बजट था 10 मिलियन यूरोस। दिसंबर 2015 आते आते पैंथर गैंग के लगभग 520 मेंबर्स की पहचान हो चुकी थी, जिसमें से 380 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 75 मिलियन यूरोस का कीमती सामान भी बरामद किया गया। आखिरकार उनका पूरा नेटवर्क टूट गया, क्योंकि गैंग के कुछ मेंबर्स पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए थे ताकि उनकी सज़ा कम हो सके। गैंग के मास्टरमाइंड्स में से एक ड्रैगन मिकिच मोरक्को भाग गया और उसने चोरी किए हुए ज़्यादातर पैसों को लीगल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। इस गैंग ने कुल 547 मिलियन यूरोस की एक बहुत बड़ी रकम लूटी, जिसमें से 472 मिलियन यूरोस कभी नहीं मिले। चोरी किए गए डायमंड्स को कट और पॉलिश करके नया नाम दिया गया और मार्केट्स में लीगल तरीके से बेच दिया गया। 18 दिसंबर 2018 को पिंक पैंथर गैंग की आखिरी चोरी सामने आई, जो उन्होंने दुबई में अंजाम दी। यहाँ भी 3 लोगों ने रोलेक्स शोरूम की कांच को हथौड़ों से तोड़ा और फिर वहाँ से $1.4 बिलियन का कीमती सामान चुरा लिया, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। चोरी के बाद भागने के दौरान एक गैंग मेंबर का फ़ोन वहीं गिर गया और दूसरे के फिंगरप्रिंट्स डोर पर छूट गए। महज 6 घंटों के अंदर ही दुबई पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें ये पता चला कि ये तीनों सर्बियन हैं, जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच थी। उनका कहना था कि वो तीनों पिंक पैंथर गैंग के मेंबर्स हैं, मगर ये शोहरत बटोरने का महज एक तरीका था, क्योंकि पिंक पैंथर गैंग से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। इस गैंग ने 20 सालों में $500 मिलियन से भी ज़्यादा चुराए और पूरी दुनिया की पुलिस की नींद उड़ा दी। चुराए हुए ज़्यादातर पैसे कभी रिकवर नहीं हुए, मगर इस गैंग के अलग अलग मास्टरमाइंड्स में से एक मिलान जोवानोविक 2003 में ही गिरफ्तार हो गया था, जबकि ओलिविया चरकोविक आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रही है। ड्रैगन मिकिच कभी पकड़ा नहीं गया और वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जो डायमंड्स उन्होंने चुराए आज वो ऐसे लोग पहन रहे हैं जो ये भी नहीं जानते कि डायमंड्स चोरी के हैं और आए कहाँ से हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।